हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आज एक नए और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है अपोजिशन ऑफ ट्रेडमार्क। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फ़ोन कॉल्स आती हैं जिनमें वो मुझसे ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर अपोजिशन ऑफ ट्रेडमार्क क्या होता है, अगर कोई फाइल अपोज हो जाती है तो उसके बाद उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या स्टेप लेने चाहिए, इसके अलावा इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होता है और इसके अलावा किसी फाइल को अपोज करने का टाइम पीरियड क्या होता है। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन होते हैं। आज इस वीडियो में अपोजिशन से रिलेटेड मोस्टली सारे क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने की मैं कोशिश करूंगा। तो वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, औरों के साथ शेयर भी करिए। इसके अलावा नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब कोई भी पर्सन किसी ट्रेडमार्क का नाम चूज करता है उसके बाद वो अपना ट्रेडमार्क टीएमए फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन फाइल करता है। ऑफलाइन भी एप्लीकेशन फाइल करी जा सकती है और डिपार्टमेंट में जाकर होता है, ठीक है। उसकी एक अलग सेपरेट प्रोसेस है, उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि वो कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला किसी पर्सन ने अपना ट्रेडमार्क का नाम चूज किया, उसके बाद वो क्या करता है, अपना जो टीएमए फॉर्म ओपन करता है। आईपी इंडिया की साइट पर टीएमए फॉर्म ओपन करता है। टीएमए फॉर्म ओपन करने के बाद उसे फिल करता है। उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा फॉर्म प्रॉपर फिल किया जाता है और उसके बाद उसे कंप्लीट करने के बाद, जब उसे सबमिट करने के बाद, डिजिटली साइन करने के बाद ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है। ट्रेडमार्क फाइल होने के बाद फिर क्या होता है कि उसमें आपका अगर वर्ड मार्क की अगर एप्लीकेशन है तो वर्ड मार्क के केस में तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिक फॉर्मेलिटी चेक पास दिखा देता है। लेकिन अगर लोगों की फ़ाइल है, ठीक है, तो उस केस में वो हाथ के हाथ फॉर्मेलिटी चेक पास नहीं जाता। सबसे पहले उसे सेंड टू वियना कॉडिफिकेशन उसमें लिख कर आता है, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, ठीक है। जैसे लोगों की फ़ाइल में क्या होता है कि लोगो उन्हें प्रॉपर चेक करना होता है कि लोगो कहीं किसी से मैच तो नहीं कर रहा, इसलिए आपका क्या कहते हैं कि जो लोगों की फ़ाइल है सबसे पहले सेंड टू वियना कॉडिफिकेशन लिख के आता है, उसके बाद 8 या 10 दिन बाद फिर उसमें फॉर्मेलिटी चेक पास होता है, ठीक है। तो वर्ड मार्क में इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आता है और लोगों में आपका 8 से 10 दिन बाद फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आता है। उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं कि उसका जो अगला स्टेप होता है कि यहाँ पर जब फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आने का मतलब क्या है कि आपका जूनियर लेवल पर जो डिपार्टमेंट का स्टाफ है उन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपका चेक किया है कि आपका पेपर वर्क ओके है, ठीक है। उसके बाद वो फाइल आगे बढ़ती है। वो फाइल आगे बढ़ने के बाद उसमें नेक्स्ट स्टेप जो डिपार्टमेंट लिख के आता है वो आपका मार्क 2 एग्ज़ाम लिख के आता है। मार्क 2 एग्ज़ाम का मतलब ये है कि अब वो फाइल एग्ज़ामिनेशन को जाने को तैयार है, मतलब वहाँ वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं है, इसके लिए आगे प्रोसेस होने को तैयार है। लेकिन कई बार इस तरह का देखा गया है कि आपका जब आपकी फ़ाइल फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद मार्क 2 एग्ज़ाम चली गई, उसके बाद वो बैक फॉर्मेलिटी चेक फेल लिख के आ जाता है। फॉर्मेलिटी चेक फेल लिख के आने का मतलब कि सीनियर लेवल पर फिर वो फाइल जब एग्जामिनेशन में थी तो उसमें ये चेक किया करने पर पता चला कि वहाँ पर कुछ ना कुछ या तो पेपर वर्क में गड़बड़ी है, ठीक है, जैसे आपने प्रॉपर पावर अटॉर्नी नहीं लगाई है या प्रॉपर यूज़र एफिडेविट नहीं लगाया है, प्रॉपर बिल नहीं लगाए हैं, या और जो चीज़ें हैं कि जो आपने फॉर्म जो फाइल किया है उसे आपने कुछ ना कुछ उसमें एरर कर दिया उनके अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग तो वो ठीक है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग आपने वहाँ पर कुछ गड़बड़ी कर दी है। इस चीज़ के बारे में भी एक डिटेल डिस्कशन डिटेल वीडियो में कर लेंगे, ये भी काफ़ी लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या होता है, अब फॉर्मेलिटी चेक पास या अगर फेल हो गया तो उसका सबमिशन देना पड़ता है। गवर्नमेंट फीस देने के बाद फिर फाइल अगर प्रॉपर किया गया तो आगे बढ़ती है। फिर वो मार्क 2 एग्ज़ाम में जाने के बाद फिर क्या होता है कि आपका
वहाँ पर जब उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है तो उसमें दो तरह की रिपोर्ट आती है। एक तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट को उसमें किसी भी तरह का कोई इशू नज़र आया ही नहीं। मीन्स कि आपका ना तो आपका ट्रेडमार्क कहीं किसी से मिलता जुलता ना तो दिखाई दिया, जो सबसे ज़्यादा इशू आता है, या आपने सेक्शन 9(1)(a), सेक्शन 9(1)(b), सेक्शन जो 13 या कोई भी ऐसा कोई उसमें इशू उनको नहीं दिखाई दे रहा, तो वो फाइल आपकी ऑटोमेटिक क्या होता है, डिपार्टमेंट एक्सेप्टेड कर देता है। एक्सेप्टेड का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ने उस फाइल को अपनी तरफ से 100% पास कर दिया है। ठीक है, और इंडिया में आपकी फाइल अगर एक्सेप्टेड हाथ के हाथ हो जाए तो समझ लो बहुत बड़ी बात है। मतलब इसमें ये देखा गया है कि इनका इंडिया में चेक करने का सिस्टम ये है कि 100 में से 96, 97 या 98% भी इनका बस चले तो उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन ये क्रिएट कर देते हैं। तो उसमें अगर किसी की फाइल में कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है तो उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। जैसे ही जो प्रॉब्लम आती है उसी तरह से उसका सॉल्यूशन भी आता है, निकल आता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ढंग से उस प्रॉब्लम को टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, अब जो इसके आगे की बात आ जाती, अगर बाय द वे वो ऑब्जेक्शन आ गया फाइल में, अगर पॉजिटिव है एग्जामिनेशन रिपोर्ट तो ऑटोमेटिक जनरल में एक्सेप्टेड हो जाती है, और अगर क्या कहते हैं आपका अगर निगेटिव है तो उसमें ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि आपकी फाइल में काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद अब बात करते हैं, हम जो ये वीडियो जो बन रहा है ये मोस्टली अपोजिशन के लिए बन रहा है, तो बाकी टॉपिक को इधर उधर हम डाइवर्ट नहीं करेंगे, फोकस कहाँ करेंगे हम, अपोजिशन के ऊपर। अब मान लेते हैं कि आपकी फाइल एक्सेप्टेड हुई। ठीक है, एक्सेप्टेड होने के बाद 15 से 20 दिन में, ठीक है, या जो भी उनका एक स्लैब होता है उस पीरियड के बाद वो फाइल फिर एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजी जाती है। फिर आपकी फाइल में लिख के आता है, पहले एक्सेप्टेड लिख के आता है, फिर उसमें लिख के आता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, इस एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहली बात तो जो एक्सेप्टेड हुई तो वो एक्सेप्टेड का मतलब डिपार्टमेंट ने पास कर दी, अभी इसे एडवर्टाइजमेंट करने की तैयारी है। तो एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट के पीरियड, जो बीच का पीरियड होता है, अगर कोई पर्सन उस बीच में किसी फाइल को अपोज करना चाहे तो वो उस फाइल को अपोज नहीं कर सकता। अच्छा, इस बात को और समझ लेते हैं कि जब कई बार ये भी क्वेश्चन होता है लोगों का कि क्या सर जब एप्लीकेशन कोई फाइल करी गई, ठीक है, आज कल 2-4-5 दिन में, और किसी थर्ड पर्सन को लगा कि यार ये तो मेरे जैसा नाम आ गया, तो क्या मैं हाथ के हाथ इस फाइल को अपोज कर सकता हूँ। तो आप ये ध्यान रखना कि जब तक वो फाइल पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट में ना चली जाए, उसको जनरल नंबर अलॉट ना हो जाए, तब तक आप उस फाइल को बिल्कुल भी अपोज नहीं कर सकते। अगर आप उसको फाइल को कोई अपोज करने की कोशिश करेगा भी तो डिपार्टमेंट उस नोटिस को मतलब कुल मिलाकर उठाएगा ही नहीं। ठीक है, तो उसमें कुल मिला के वो फाइल नोटिस तब अपलोड होगा जब वो फाइल एडवर्टाइजमेंट में जाएगी। ठीक है, कई बार लोगों के दिमाग में होता है कि एक्सेप्टेड आ गया, अब मैं इसे अपोज कर देता हूँ, ठीक है, या करवा देता हूँ। तो वो आप इतना पॉइंट समझ लो कि जब तक आपकी फाइल में एडवर्टाइजमेंट लिख के नहीं आएगा तब तक वो फाइल अपोज नहीं की जा सकती। अब क्या होता है आगे की बात, ठीक है, तो अब इसके बाद एक्सेप्टेड होने के बाद एडवर्टाइजमेंट में गया। एडवर्टाइजमेंट का जो पीरियड होता है वो 4 मंथ का होता है। ठीक है, 4 महीने का। उस 4 महीने के पीरियड में क्या होता है कि आपका कोई भी जो पब्लिकली वो फाइल क्या होता है कि एक तरह से ऑनलाइन विजुअल होती है। ठीक है, और उसमें सबको एक ऑप्शन दिया जाता है कि इस 4 महीने में हम क्या कहते हैं कि हमारी तरफ से तो ओके है, लेकिन अगर आपको इस वाले ट्रेडमार्क में या इस फाइल में कोई भी इशू नज़र आ रहा है, ठीक है, आपको ये लगता है कि हमने कुछ गलत कर दिया या आपके साथ कुछ गलत हो गया, तो उस केस में आप अपना नोटिस, अपनी कंप्लेंट डिपार्टमेंट में सबमिट कर सकते हो। तो डिपार्टमेंट में कंप्लेंट सबमिट करने का सोर्स क्या है, तरीका क्या है, फाइल को अपोज करना। ठीक है, अच्छा, अपोज कैसे किया जाता है,
और कब कब किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो आप जो फाइल को अपोज करने में कोई एप्लीकेंट, जैसे जो जिसकी फाइल है उसे एप्लीकेंट बोला जाता है, और जिसको इशू है, जिसको प्रॉब्लम है, उसे अपोनेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे मिस्टर ए के नाम पे कोई ट्रेडमार्क है और तो उसे एप्लीकेंट बोलेंगे, और जो पर्सन उस फाइल को, जिससे प्रॉब्लम है, ठीक है, वो उस फाइल को अगर नोटिस देना चाह रहा है तो उसे अपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि इस 4 मंथ के पीरियड में अगर जिस डेट से उसका एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुआ और जो उसका एडवर्टाइजमेंट का कंप्लीशन का डे है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो 4 मंथ कंप्लीट होने वाले होते हैं, मान लेते हैं किसी पर्सन की फाइल अगर 1 जुलाई 2022 को, मतलब ये डेट ऐसे ही ले ले रहे, 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, 2023 में अगर क्या कहते हैं एडवर्टाइजमेंट में गई, ठीक है, तो अब 1 जुलाई से आप 4 मंथ काउंट करो। ठीक है, 4 मंथ काउंट करने का मतलब आपका जुलाई के बाद आपका क्या आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, जुलाई को के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, मतलब आपका जो पीरियड है उसका मतलब 4 मंथ का पीरियड होता है। 4 मंथ में आप क्या कर सकते हैं, उसको अपोज नहीं कर सकते, 4 मंथ में आप उसको अपोज कर सकते हैं। ठीक है, जो 4 महीने का पीरियड है, तो 4 महीने के पीरियड में डिपार्टमेंट ये कहता है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो आके अपना नोटिस सबमिट करा सकता है। वो ऑनलाइन भी हो सकता है, वो ऑफलाइन भी हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है कि अगर ऑनलाइन के केस में इसकी फ़ीस जो डिपार्टमेंट लेता है वो 2700 लेता है, और ऑफलाइन के केस में वो फ़ीस क्या कहते हैं 300 एक्सेस लेता है, मतलब 3000 रुपये फ़ीस जमा कराता है। ठीक है, अब उस नोटिस कौन किसको दे सकता है और कब कब दे सकता है और कब कब देना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स बता देता हूँ कि सबसे पहली बात तो अगर मुझे ये लगता है कि मैं क्या कहते हैं कि जो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट पास करने जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में है, अगर वो नाम 100% मेरे नाम से मिलता जुलता है, ठीक है, जो उसके अल्फ़ाबेट हैं वो बोलने मतलब लिखने में बिल्कुल सेम है। ठीक है, जैसे आप मान लेते हैं मेरे ब्रांड का नाम है विरासत, और डिपार्टमेंट ने विरासत के नाम से कोई फाइल पास करी है सेम क्लास में, सेम टोटल 45 क्लास होती हैं। ठीक है, 1 to 34, 1 to जो क्लास 34 ये आपकी गुड्स की क्लास होती हैं, एंड 36 to 45 ये सर्विस क्लास होती हैं, और 35 जो होती है वो मार्केटिंग क्लास होती है। तो इसमें अगर सीधी सी बात है कि हर क्लास का जुरिडिक्शन अलग अलग होता है, तो अगर मेरा ब्रांड क्लास 25 से रिलेटेड है, कपड़े से रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ने गलत ढंग से विरासत नाम का सेम फाइल पास कर दी है, तो उस केस में मैं उस फाइल को अपोज करने का मुझे पूरा राइट बनता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर क्या कहते हैं कि जो नाम मैंने रखा हुआ है सामने वाले ने घुमा फिरा के कुछ ऐसा कर लिया कि डिपार्टमेंट ने धोखे से उसका नाम पास कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम ब्रांड नेम विरासत है, अब किसी ने आगे लगा के किसी ने पीछे लगा के उसे क्या कर दिया, एप्लीकेशन फाइल करी और डिपार्टमेंट ने पास कर दिया। जैसे फॉर ए विरासत, तो अब किसी ने लिखा जैडो विरासत, किसी ने लिखा पंकज विरासत, मतलब कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ, या विरासते धनी, विरासते कब्ज़ा, मतलब एनीथिंग कुछ भी। अब डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर था, जो भी फाइल पास करने वाला, वो या तो उन चीज़ों में कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो उस वजह से वो नाम पास हो गया। तो मेरा नाम या तो 100% मिलता है, या उसमें से उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा उससे मिलता है, जिससे पब्लिक में कन्फ्यूज़न जा सकता है कि ये दोनों नाम सेम हैं। तो उस केस में मैं उस फाइल को अपोज करने का
पक्के वाला दावेदार हूँ, मतलब मुझे फाइल को अपोज करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, अगर मैंने नाम तो मेरा अलग है, लेकिन सामने वाले ने जो मेरा लोगो है, मैंने जो लोगो की एप्लीकेशन फाइल करी है, वही सेम लोगो उठाकर उसमें डाला और उसमें कुछ गलत पेपर लगा के, मतलब मेरा नाम और मेरा लोगो बिल्कुल सेम डिक्टो किसी ने कॉपी किया और उसमें कुछ गलत पेपर लगाए। गलत पेपर का मतलब कुछ फेक बिल लगाए और कुछ फेक एविडेंस लगा के और गलत यूज़र एफिडेविट लगा के, मतलब बैक डेट का यूज़र एफिडेविट लगाकर, और क्या हुआ, वो सबमिट किया। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा, उन्हें लगा कि भाई ये प्रायर यूज़र है, उस केस में उसे फाइल कर दिया, क्योंकि बहुत पास कर दिया। बहुत बार ये होता है, ये बहुत बार देखा गया है, जो आजकल चल रहा है कि पता चल रहा है कि एक ट्रेडमार्क किसी का फंसा हुआ बेचारे का, मतलब वो एक एप्लीकेशन उसने डाली, अब वो तो चली रही है, पीछे से किसी और ने उस नाम की एप्लीकेशन डाली और उसमें क्या हुआ, कुछ बिल बनाए ऐसे ही, कुछ कभी कभी जेन्युइन होते हैं और कभी कभी फेक बना दिए जाते हैं, और कुछ बिल बना के ऐसे ही लगा दिए, अब यूज़र एफिडेविट लगा दिया, कुछ पिक्चर इधर उधर की लगा दी, ठीक है। और उस केस में डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर उस फाइल को चेक करने में कंफ्यूज हो गया, और उसने क्या किया, जिसने एप्लीकेशन बाद में फाइल करी थी, ठीक है, उसकी एप्लीकेशन पास कर गया। अब वहाँ पर जो सामने वाला आदमी जिसकी फ़ाइल पहले प्रोसेस हुई थी, उसकी फ़ाइल कई बार ऑब्जेक्टेड में पड़ी हुई है और दूसरे आदमी की फ़ाइल पास कर दी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक तरह से ये तो गलत हो गया, उसके साथ बहुत ही नाजायज़ हो गया। तो उस केस में अगर ऐसा कोई इशू आता है और आपको लगता है कि आप उस लोगों के जेन्युइन हकदार हैं या सामने वाले ने गलत बिलिंग कर रखी है, तो आप उस फाइल को अपोज कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन, अब क्या कहते हैं कि जैसे लोगो मैंने कुछ बनाया, मतलब मेरा जो लोगो अगर मैंने फ़ाइल किया या जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, या वो फाइल ऑब्जेक्शन में है या एक्सेप्टेड है या एडवर्टाइजमेंट में है या रजिस्टर्ड हो गई है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि उसने, सामने वाले ने क्या किया, उस लोगो में हल्के फुल्के चेंजेस किए, हल्के फुल्के, मतलब मेरा जो लोगो बना हुआ था उसी में कुछ लाइन ऐसे ऐसे घुमा दी, ठीक है, कुछ ट्रायंगल ऐसे, मतलब कुछ चेंजेस कर दिए। डिपार्टमेंट फिर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि डिपार्टमेंट को कंफ्यूज बड़ा होता है जो चलाने वाला होगा वो क्या होगा, चला जाएगा तरीके से कि इसमें यूँ कर दिया, 4 बिंदी घुमा दी, 5, तो मतलब ऐसे करके लोगों को अलग दिखाने की कोशिश करी। अब जब सामने से दूर से देखने में आ रहा है तो मान लेते हैं मुझसे मिलता जुलता है, तो ऑब्वियस है कि जब मुझसे मिलता जुलता है तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। मेरे नाम से मिलता जुलता नाम अगर ब्रांड मार्केट में आ गया तो सीधी सी बात है, उसमें क्या कहते हैं कि मेरी प्राइवेसी कहाँ रही, अगर डुप्लीकेट मार्केट माल उतार देगा उसमें मेरे बिजनेस का भी नुकसान होगा। हो सकता है कि मैं अच्छा माल बना रहा हूँ, उसी नाम से वो सस्ता माल बना के बेच रहा है, तो मेरी अपनी रेपुटेशन ख़राब, तो उसको भी रोकना चाहिए। इसके अलावा क्या कहते हैं कि कुछ केसेस में ये देखा गया है कि जैसे अब डिफरेंट क्लास होती है, कायदे में अगर कोई ब्रांड किसी एक क्लास में रजिस्टर्ड है और किसी दूसरे ने वो नाम किसी दूसरी क्लास में अगर डाला, तो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर अगर मेरा नाम किसी एक क्लास में रजिस्टर्ड है तो क्या डिपार्टमेंट किसी दूसरे को किसी अदर क्लास में वो एप्लीकेशन उसकी पास कर देगा अगर मैंने कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं करी है? 100% कर देगा। रीज़न है टोटल 45 क्लास, 45 का मतलब 45 क्लास का मतलब 45 जूरिडिक्शन अलग अलग क्लास हो गई। डिपार्टमेंट ने आपकी फ़ाइल का केवल जो पैसा ले रखा है वो केवल एक क्लास का ले रखा है, तो आपको उस ट्रैक में वो डिपार्टमेंट किसी को घुसने की परमिशन नहीं देगा। लेकिन किसी दूसरी क्लास में जाके अगर कोई उसी नाम को डालेगा और आपने अगर उस क्लास को सिक्योर नहीं करा रखा, तो उस केस में डिपार्टमेंट इस क्लास से चेक नहीं करेगा, इस क्लास से चेक करने नहीं जाएगा या गूगल से चेक करने नहीं जाता। कुछ लोग ये भी कहते हैं सर गूगल में वहाँ वो दिखा रहा है, अरे भाई गूगल से क्या मतलब है, उनका अपना एक पोर्टल है, अपना एक सिस्टम, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि अगर किसी और क्लास में है तो उस केस में पास कर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम इतना बड़ा है और
आपको लगता है कि जानबूझ के आदमी ने शैतानी करने के लिए ये नाम किसी और क्लास में डाला है, ठीक है, और इससे आपकी रेपुटेशन को फ़र्क पड़ सकता है या फ्यूचर में आपको उस क्लास में काम करने का मन है, तो उस केस में आप फाइल उसकी अपोज कर सकते हो अगर पूरा आपसे मिलता जुलता है। लेकिन सही तरीका ये बनता है कि ऐसा है कि अगर कोई आदमी दूसरी क्लास में है और आप दूसरी क्लास में हो, तो डिपार्टमेंट क्या कहते हैं कि आपसे फिर उसको ज़्यादा वैल्यू देके चलता है, ठीक है। जब तक आप बहुत ज़्यादा सॉलिड एविडेंस नहीं लेके आते, सॉलिड फैक्ट नहीं लेके आते, तब तक आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि आपको क्या कहते हैं कि जो क्लास आपसे रिलेटेड हैं उन सारी क्लासेस में आपको क्या कहते हैं अपना ट्रेडमार्क फाइल करना चाहिए। एक पॉइंट्स और है कि जो भी पर्सन अपनी डिफरेंट जो मैन्युफैक्चरिंग या जो सर्विस क्लास है, गुड्स और सर्विस क्लास है, उसमें जो एप्लीकेशन फाइल कर रहा है वो क्लास 35 में भी अगर वो अपने को पूरा प्रोटेक्ट करना चाहता है तो क्लास 35 में अपनी एप्लीकेशन ज़रूर डाले, कंपलसरी तौर पे डाले, बहुत फ़ायदे में रहेगा। ये भी एक तरह से क्या होता है, ब्रांड का मिसयूज़ करने का एक चोर रास्ता है। तो क्लास 35 में अपनी एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कुछ ऐसे फैक्टर हैं, कभी कभी मान लेते हैं कोई आदमी बहुत लंबे टाइम से अपने ब्रांड को यूज़ कर रहा है, ठीक है, 30 साल 40 साल 50 साल 35 साल से यूज़ करता आ रहा है, लेकिन उसे ट्रेडमार्क के बारे में पता ही नहीं है। अब वो प्रॉपर लोगो लगा रहा है, प्रॉपर बिलिंग कर रहा है, प्रॉपर क्या कहते हैं उसके बिल कटते हैं, लोग उसको मार्केट में जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हल्दीराम, ठीक है, हल्दीराम है, बीकानेर है, टाटा है, ऑडी है, जियो है, ठीक है। तो अब मान लेते हैं कि अगर कोई पर्सन कोई बहुत लंबे टाइम से कोई नाम या लोगो यूज़ कर रहा है, लेकिन वो किसी वजह से उसे पता नहीं था, वो ट्रेडमार्क फाइल कर ही नहीं पाया, ठीक है। या मान लेते हैं ट्रेडमार्क फाइल किया गया था आज से 50 साल पहले, लेकिन क्या हुआ बीच में ट्रेडमार्क को रिन्यू भी कराना पड़ता है, हर 10 साल में रिन्यू कराना पड़ता है। लेकिन जो उसके बाद 10 साल के बाद, मतलब जो पहले जब वो रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद जब उसके 10 साल कंप्लीट हुए तो उसको 11वें साल तक रिन्यू नहीं कराया गया, तो डिपार्टमेंट उस केस में सामने वाले का दावा ख़त्म कर देता है। जब बाद में किसी को उसके जो बच्चे होते हैं उन्हें ध्यान आता है यार ये तो हमारा नाम क्या कहते हैं हमारे हाथ से निकल गया, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, अगर सही डॉक्यूमेंट अगर डिपार्टमेंट के पास सबमिट करते हैं और एक नई एप्लीकेशन फाइल करके बैक डेट से वो वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आ जाती। और उस केस में क्या अगर कोई किसी पर्सन ने इस बीच मतलब जो 35-40 साल पुराना जो नाम यूज़ कर रहा था, इस बीच उसे पता चला किसी और ने वो ट्रेडमार्क फाइल कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हो गई तो ऐसा पर्सन भी उस फाइल को सही जो बिलिंग या सही एविडेंस के बिहाफ पर क्या करता है फाइल को अपोज कर सकता है, ठीक है। उसका दावा भी जेन्युइन माना जाता है, ठीक है। हालांकि आजकल जो ये कुछ सालों से ये देखने में आ रहा है, जब से कोरोना का टाइम आ रहा है, तो उस समय फाइलों को अपोज करने का सिस्टम इतना तेज़ी से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत जेन्युइन है, बाकी सब इतने फालतू टाइप के अपोजिशन उसमें डाले जा रहे हैं, कुछ भी सोचकर फाइल को अपोज कर दिया जा रहा है। जैसे एक अभी ब्रांड नेम आया हमारे सामने जिसमें एक पर्सन का जो ब्रांड नेम था वो विशालाक्षी करके था, ठीक है। किसी और कॉन्सेप्ट को सोच के वो नाम लिया गया, ठीक है, लेकिन था क्या वहाँ पर किसी को उसमें विशाल नज़र आया, ठीक है, उसने क्या किया और वो भी किसी और क्लास का था, ठीक है। अब क्या कहते हैं या उस क्लास का भी होगा, अगर सेम क्लास का भी था तो भी विशाल और विशालाक्षी बिल्कुल डिफरेंट है, उसको फाइल को अपोज करने का सेंस नहीं बनता था। लेकिन यहाँ पर किसी महाशय ने उस फाइल को क्या करा, नोटिस डाला, उसको अपोज कर दिया गया, ठीक है। तो क्या ऐसे जो नोटिस है वो सस्टेन कर पाते हैं? तो मैं बता दूं इस तरह के नोटिस डालना बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि ऐसी फाइलें कुछ टाइम आप रोक सकते हो, लेकिन आगे जाके जो एप्लीकेंट है उसकी फ़ाइल डिपार्टमेंट पास करेगा ही करेगा। आपको उस नोटिस से कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप कितने ही ज़्यादा बिल आप वहाँ पर शो कर दो, ठीक है। भाई आपको ये भी तो बताना, अपोजिशन का मतलब ये होता है
कि कुल मिला के कि किसी पर्सन ने आपके नाम का मिलता जुलता नाम या लोगो डाला है और उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। अरे भाई, अगर मान लेते हैं कोई नाम अलग है, थोड़ा मिल रहा है, बाकी अलग है, तो कैसे आपकी रेपुटेशन, कैसे किसी और को कन्फ्यूज़न हो सकता है। ठीक है। और अगर किसी और क्लास वाला है, मान लेते हैं कोई बर्तन बेच रहा है और कोई कपड़े बेच रहा है, तो दोनों के बिजनेस का तो कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो कैसे कोई बंदा आपस में ये दोनों एक दूसरे के बिजनेस को डिस्टर्ब कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस तरह के अपोजिशन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये है कि अगर आप किसी की फाइल को छेड़ते हो तो कोई दूसरा पर्सन जिसकी फाइल छेड़ी गई है, अगर वो उसका दिमाग भी बिदक गया तो वो आपकी भी जो रजिस्टर्ड फाइल हैं उनको वो छेड़ देगा, चाहे वो एक्सेप्टेड है, एडवर्टाइजमेंट में है, चाहे वो रजिस्टर्ड है। तो इस बात को ध्यान रख के चलना चाहिए। अगर अपोजिशन जेन्युइन लगता है, रीज़न जेन्युइन लगता है, तभी अपोज करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो है क्या कि जो 4 महीने का एडवर्टाइजमेंट का टाइम होता है, उस बीच में उस फाइल को अपोज करा जा सकता है। अब होता क्या है उसमें, अपोजिशन में क्या होता है? ठीक, अपोजिशन में सीधी सी बात है, एक नोटिस ऑफ अपोजिशन बनता है, ड्राफ्ट बनता है पूरा का पूरा। ठीक है। 12 पेज, 15 पेज, 25 पेज, 30 पेज। ठीक है। मतलब जो उसमें सारे एलिगेशन लगाए जाते हैं कि भाई क्या कहते हैं कि इसमें ये चीज़ें इस वजह से मैं इस जो सामने वाली फाइल को अपोज करना चाह रहा हूँ, सारे पॉइंट्स उसमें लिखे जाते हैं, ड्राफ्ट करे जाते हैं, केस स्टडी दी जाती है। ठीक है। तो वो आपका जो ड्राफ्ट है, सबसे पहली बात तो बहुत बड़ा होने से मतलब नहीं है, उसके अंदर कंटेंट सॉलिड होना चाहिए। लीगल उसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा लिख रहे हो, इससे मतलब नहीं है। ठीक है। नोटिस के अंदर जो भी आप पॉइंट दे रहे हो वो ऐसे होने चाहिए जो सॉलिड होने चाहिए, जो एग्जामिनर को या ट्रिब्यूनल को ये सोचने पे मजबूर करे, डिपार्टमेंट को ये सोचने में मजबूर करे कि इस बंदे के साथ गलत हो गया, इसलिए इसने अपोज किया है। लेकिन आजकल जो अपोजिशन देखे जा रहे हैं, कुछ भी आदमी लिख दे रहा है, ठीक है, और कुल मिला के उसको अपोज कर दिया। ये तरीका गलत होता है। आप सामने वाली फाइल को कुछ टाइम रोक सकते हो, लेकिन आप रजिस्टर्ड होने से नहीं रोक सकते। आगे जाके डिसीजन उसी बंदे के फेवर में जाएगा कि जो बंदा सही होगा। सही कौन होगा? जिसके पास जो उसका असली दावेदार होगा, ठीक है, जिसके पास सही बिल होंगे, सही जीएसटी होगा, सही टिन नंबर होगा और सही क्या कहते हैं एविडेंस होते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है। तो वो ड्राफ्टिंग पहली बात तो तरीके की होनी चाहिए। ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो 4 महीने का टाइम पीरियड है, उस 4 महीने के टाइम पीरियड में अगर किसी को लगता है तो वो क्या कहते हैं फाइल को अपोज कर सकता है। अब अपोजिशन करने में आपको सीधी सी बात है, आपने ड्राफ्ट बनाया, इसके अलावा जो डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है, आईपी इंडिया की वेबसाइट है, उसमें फॉर्म TMO ओपन करके और वहाँ पर जो भी अपोजिशन नंबर है, भाई जिसने फाइल अपोज करी है, तो वहाँ पर उसको डिपार्टमेंट एक अपोजिशन नंबर अलॉट करता है। ठीक है। तो उस अपोजिशन नंबर को आप वहाँ पर जब नोट डाउन करोगे तो उसके बिहाफ पे वो क्या कहते हैं पेज ओपन होगा। वहाँ पर आप नोटिस ऑफ अपोजिशन आप अपलोड करते हो, और अगर कोई लीगल बंदा है, कोई लॉयर जो अपनी आईडी से कर रहा है, उस साथ में अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी विथ स्टाम्प पेपर, जो भी स्टाम्प ड्यूटी बनती है उसके साथ अगर वो अपलोड करता है, और 2700 का ऑनलाइन क्या कहते हैं जो फीस जाती है। ऑफलाइन के केस में क्या कहते हैं कि ये फीस आप डिपार्टमेंट का जो ट्रेडमार्क का ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर जाकर और आप वो नोटिस आप सबमिट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हो। और क्या होगा, वहाँ पर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर वो आपसे 3000 रुपये फीस लेगा और आपको उसकी रसीद बनाकर दे देगा, चाहे, ठीक है। और नोटिस वो उसी तरह से चढ़ाएगा जैसे आप चढ़ाते हो। ठीक है। तो ये जो मतलब कुल मिला के इस तरह का सिस्टम चलता है। अब मान लेते हैं कि आपने किसी फाइल में फाइल को अपोज कर दिया, ठीक है, तो अपोज करने 4 महीने के अंदर वो अपोजिशन का टाइम होता है। अब 4 महीने के अंदर आपने फाइल को क्या किया, अपोज किया, ठीक है। अपोज करने के बाद फिर क्या होता है कि जिस दिन वो पोर्टल पे उसमें अपोज लिख के आता है, उस दिन से क्या कहते हैं मीटर डाउन हो जाता है, उस दिन से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। आपको क्या कहते हैं विथिन 2 मंथ,
ठीक है, विद इन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर, जिस दिन वो अपोज हुआ है उसके 2 महीने के अंदर आपको क्या करना है कि जो एप्लीकेंट है उसे अपना जवाब सबमिट करना है। तो अपना जवाब जब सबमिट करना है, ठीक है, तो वो उसको बोला जाता है काउंटर रिप्लाई। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, जो काउंटर रिप्लाई है उस, जैसे अपोजिशन की फीस भी 2700 जाती है ऑनलाइन के केस में, और जो काउंटर रिप्लाई फाइल किया जाता है उसकी फीस भी डिपार्टमेंट 2700 रुपये लेता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, उसके बाद जब काउंटर रिप्लाई सबमिट होने के बाद फिर क्या होता है, इसके बाद की जो प्रोसेस होती है, उसके बाद जब जिस डेट में काउंटर रिप्लाई किया गया, लीगल ये है कि आपका उसके 2 महीने के अंदर जो अपोनेंट है उसने जिस वजह से उसने फाइल अपोज करी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट एफिडेविट और रिलेटेड एविडेंस मांगता है। ठीक है, एफिडेविट में वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं कि भाई किस वजह से अपोज किया गया। ठीक है, इसके अलावा उसके साथ उसके बिल लगाए जाते हैं, प्रॉपर बिल लगाए जाते हैं। एक बार इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं कि अपोजिशन में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 महीने के बीच में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस फाइल को वो अपोज करता है। ठीक है, तो अपोज करने के लिए वो TMO फॉर्म के थ्रू वो उसे अपोज करेगा, और उसके अगले 2 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन पोर्टल पे वो नोटिस नज़र आता है, ठीक है, उस डेट को इंक्लूड करके विद इन 2 मंथ, ठीक है, जिसकी फ़ाइल अपोज हुई है, जिस एप्लीकेंट की फ़ाइल अपोज हुई है, वो उसका अपना जवाब वहाँ पर डिपार्टमेंट में सबमिट करता है, उसे काउंटर रिप्लाई बोला जाता है। मतलब जो अपना आंसर है वो आपका क्या कहते हैं पोर्टल में सबमिट करेगा, वो भी 2700 फीस सबमिट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं कि काउंटर रिप्लाई करने के बाद विद इन 2 मंथ, अगले 2 महीने के अंदर, फिर जिसने फाइल अपोज करी है उसे अपने एविडेंस देने पड़ते हैं, और इसके अलावा उसके अगले 2 महीने के अंदर एप्लीकेंट को अपना एफिडेविट और एविडेंस देने पड़ते हैं, और उसके अगले 3 महीने में हियरिंग आती है। ठीक है, तो ये तो डिपार्टमेंट की लीगल लैंग्वेज के हिसाब से है, लेकिन आज की डेट में डिपार्टमेंट इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता। सीधी सी बात है, इसमें हियरिंग आने में क्या कहते हैं ठीक ठाक टाइम लगता है, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हियरिंग आती ज़रूर है, चाहे थोड़ा लेट आती है, तो उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, इन सब बातों को हमें ध्यान रख के चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो जो यहाँ पर जो चीज़ें आ जा रही हैं कि हमें फ़ाइल को अपोज तभी करना चाहिए जब हमारे पास कोई जेन्युइन रीज़न हो। फालतू में किसी की फ़ाइल को अपोज करने का सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आप ये समझो अगर आप फाइल को अपोज कर भी दोगे तो भी आगे जाके वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो ऐसे ज़बरदस्ती फाइल को अपोज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपका जब आगे जाके अगर हम अपोजिशन से हट के कुछ बातें करें कुछ पॉइंट्स के बारे में, तो सबसे पहली बात तो जैसे अगर फाइल एडवर्टाइजमेंट का टाइम, जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमारा सर्टिफिकेट कब आएगा, या आज का सर्टिफिकेट कितने टाइम में आ रहा है। तो 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहला तो पहले जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट, जैसे पहले कुछ वीडियो में मैंने बोला हुआ है कि एग्जामिनेशन रिपोर्ट 5 से 25 दिन में आ जाती थी, लेकिन आज की डेट में जो भी इशू है, लेकिन एक साल से ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने में 7 महीने के आसपास का टाइम लग रहा है। तो अब इसमें आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आदमी ये सोचता है कि यार पता नहीं मेरी फ़ाइल में क्या इशू आ गया कि पता चला डिपार्टमेंट ने मेरी फ़ाइल पकड़ के बैठ गया। आपकी फ़ाइल नहीं पकड़ी है, सारी फाइलों में अभी आज की डेट में टाइम लग रहा है। ठीक है, तो उसमें हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट आपकी फ़ाइल में एग्जामिनेशन रिपोर्ट आपको देगा ज़रूर। जब तक एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं आती आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला तो आज की डेट में इसमें टाइम क्या कहते हैं कि आपका 7 महीने के आसपास का टाइम लग रहा है। कुछ कम लग सकता, हो सकता है किसी का उसमें कुछ और ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो आपका एडवर्टाइजमेंट में आप समझो एक्सेप्टेड होने में उसके बाद 20 दिन का टाइम, और एडवर्टाइजमेंट में फिर उसके बाद 4 महीने का टाइम, और 4 महीने का कंप्लीट करने के बाद भी करीबन आपका 1 से 1.5 महीना और डिपार्टमेंट लेके जाता है सर्टिफिकेट इशू करने में। तो जो सर्टिफिकेट पहले आपका 6.5 से 7 महीने में आ जाता था, आज की डेट में वही सर्टिफिकेट क्या कहते हैं
11 से 12 महीने में के बीच आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए। इसके अलावा ट्रेडमार्क का एक मिनिमम टाइम पीरियड तो होता है रजिस्टर्ड होने का, मैक्सिमम की कोई डेडलाइन नहीं होती। ठीक है, अगर वो फाइल ऑब्जेक्शन में आ जाती है तो उसको वो जो रिप्लाई चेक करने में ही कई बार आपका क्या कहते हैं कि जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो आपका 24 घंटे से लेके कई बार 7-7 महीने 8-8 महीने तक रिप्लाई को चेक करने में लगा देते हैं। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हियरिंग को आने में क्या कहते हैं कई बार जो आपका 1 साल से लेके और 2 साल 2.5 साल 3 साल तक का समय लग जाता है। जैसे अगर कलकत्ता की फ़ाइल है तो उसमें आपका 1 साल के आसपास में आपका उसकी हियरिंग आ जाती है। लेकिन अगर क्या कहते हैं वहीं दिल्ली या बॉम्बे की फ़ाइल है तो उस केस में उस फाइल में 2 से 3 साल के बीच का टाइम हियरिंग आने में लग जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारी एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं आ रही है, हमारा सर्टिफिकेट नहीं आ रहा। उसमें कोई भी जो पर्सन इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग चलना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी तरह का, मतलब ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई क्वारी है, ट्रेडमार्क को फाइल करने से रिलेटेड अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं कि इसके अलावा अगर कुछ और इश्यूज़ आ रहे हैं कि आपको ट्रेडमार्क फाइल करने में दिक्कत आ रही है या नया ट्रेडमार्क फाइल कराना है, कोई अपोजिशन का नोटिस फाइल कराना है, काउंटर रिप्लाई कराना है, इसके अलावा क्या कहते हैं रेक्टिफिकेशन फाइल, किसी की फ़ाइल को अगर रेक्टिफाई कराना है, उसका काउंटर कराना है, एविडेंस डलवाने, हियरिंग अटेंड करवानी। अगर आपको ऐसा कोई भी इशू आ रहा है या आपको लगता है कि जिससे आप काम करवा रहे हो वो आपको कंफ्यूज कर रहा है या इतना नॉलेज वाला नहीं है, तो आप उस केस में अपनी क्वारी मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106। इस पर कॉल करके आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अपने ट्रेडमार्क हमारी कंपनी के थ्रू आप फाइल करवा सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई अपोजिशन या नोटिस डलवाना है तो वो भी सर्विस हमारी कंपनी देती है। कुल मिला के शुरू से लेके लास्ट तक A to Z सर्विस हमारी कंपनी प्रोवाइड करती है। थैंक यू।